Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Neha Goyal and today we are going to read your 12th class biology NCERT line by line. तो NCERT को हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं. अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नीट एस्पिरेंट है तो आप जानते हैं कि NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिशन जहाँ NCERT फॉलो होती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. शुरू करते हैं. उससे पहले हम लोग चैप्टर के जो स्टार्टिंग पेज पे दिया हुआ है अबाउट पंचानन माहेश्वरी, तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं पंचानन माहेश्वरी, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉटनी के अंदर अगर भारतवर्ष में किसी का योगदान रहा है तो वो है हमारे पंचानन माहेश्वरी. तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है. इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर पर. तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना. प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है. जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है. चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है. बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं. इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है. तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो 3 भाग में पहला भाग आता है कि जीवन अवधि क्या होती है. अब जीवन अवधि की बात करें तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी हुई है, एक परिभाषा दी हुई है कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है वो जीवन अवधि है. तो आप देख सकते हैं कि जब भी व्यक्ति पैदा होता है यानी कि तब से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु नेचुरल डेथ जो होती है उस तक की जो समय अवधि है उसको कहते हैं जीवन काल, लाइफ स्पान. तो जीवन अवधि, जीवन काल जन्म से पहले नहीं होती है और ना ही मृत्यु के बाद की काउंट होती है. मतलब कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल. अब हम चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, उन्हें बाद में हम लोग पढ़ेंगे नीचे. फिर उसके बाद बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं. इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है और 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण करना है. क्या ये दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष की हो सकती है. कहने का मतलब है कि जीवन अवधि के अंदर अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार पाए जा सकते हैं. माने कि कोई जीव ज़्यादा समय तक जिंदा है लेकिन वहीं कोई जीव बहुत कम समय में अपना जीवन काल पूरा कर लेता है. तो इसका परीक्षण कैसे करें कि जीवन अवधि सबकी अलग अलग हैं. अब इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है. पर हाँ कि मतलब जो जन्म है और मृत्यु है उसके मध्य ही जीवन अवधि निश्चित है. ये ज़रूर है कि भाई व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह उसकी मृत्यु तक का जो काल है उसे हम जीवन अवधि के नाम से जानेंगे. आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है. कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है. अब आप लोग ये देखिए कि अगर हम ऐसे माने कि जीवन अवधि किसी 2 समान जीवों की समान होगी तो यहाँ पर NCERT लिखती है कि कौवा और तोता जो दोनों दिखने में लगभग एक समान लगते हैं उनकी जीवन अवधि में बहुत ज़्यादा अंतर होता है. जैसे कि तोता जो है वो कौवे की तुलना में 8 गुना ज़्यादा जी सकता है या जीता है. तो यहाँ पर हम आकार के अनुसार जीवन अवधि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर भी इन दोनों के जीवन में बहुत अंतर है. ठीक इसी प्रकार हम देखें आम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष. तो आम के वृक्ष की जो जीवन अवधि है वो पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम है. यानी कि पीपल का वृक्ष काफ़ी लंबे समय तक जीवन काल उसका पूरा करता है, लेकिन आम का वृक्ष जो है वो पीपल के वृक्ष की तुलना में कम जी पाता है. जीवन अवधि भले ही कितनी हो परंतु प्रत्येक जीव की
मृत्यु सुनिश्चित होती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन है कि जीवन अवधि कितनी ही हो परंतु जो मृत्यु है वो सबकी निश्चित है, यानी कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही, ये निश्चित बात है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। अब अभी हमने बात करी कि जीवन अवधि जो है वो सबकी निश्चित है, मृत्यु जो है वो मतलब आनी ही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन, एक अपवाद आता है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वह अमर होते हैं, मतलब उनकी मृत्यु नहीं होती। तो ऐसा क्यों? भाई जो आया है वो मरेगा ही, लेकिन क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव, जैसे कि ये कोई यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है, अब वह जब जनन करता है, आगे अपनी पीढ़ी बनाता है, तो वह अपना खुद का ऐसे 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि अपने खुद के जो सेल मटेरियल है उसके पास पूरा जो कोशिका विभाजन है उसको 2 भागों में इस तरीके से कर लेता है। तो यानी कि वह खुद तो मरा ही नहीं, क्योंकि उसका जो भी अंदर मैटर था, उसके अंदर जो भी पदार्थ था सेल के अंदर, वो सारा 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो 2 भागों में बंटने के कारण वह नई पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती। तो हमें क्लियर है कि एक कोशिकीय जीव है वो कभी भी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हम अमर के नाम से जानते हैं। तो इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है। यानी कि जब मृत्यु निश्चित है किसी भी जीव की, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे आसपास है वो लगातार बने हुए हैं। तो इसके क्या कारण हैं? तो जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनमें यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, हम यहाँ पर जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित ही जानते हैं। मतलब कि हम अगर बात करें कि ऐसा क्यों है, तो इसका एक ही रीज़न है, वो है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी संतति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है जीवों में जनन, स्टार्ट करते हैं। जनन के बारे में हम इसमें जनन के प्रकार पढ़ेंगे, जनन कैसे होता है ये देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक टेबल थी जो हमने पहले बात की थी कि उसके अंदर जीवन अवधि हमने डायग्राम की भरनी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एक हाथी का चित्र। तो हाथी की जो जीवन अवधि होती है आप नोट कर सकते हैं, वो होती है 60 to 90 ईयर्स, 60 से 90 साल। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे गुलाब का पौधा। तो गुलाब का पौधा जो है वो 5 से 7 साल तक जिंदा रहता है, 5 to 7 ईयर्स। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर एक डॉग का डायग्राम दिया हुआ है, और जो डॉग है उसकी जीवन अवधि है 23 से 30 साल, मतलब कि 20-30 साल के बीच का कुत्ता जनरली देखा जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वह नहीं जीता। और इसके बाद यहाँ पे तितली है, उसका हमने यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 से 2 हफ्ते। कौवा 15 वर्ष, कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। इसके बाद है केला यानी कि बनाना ट्री, और उसकी जो जीवन अवधि है वो है 25 साल। तो 25 ईयर्स जो है वो केले का पेड़ अपना जीवन काल कंप्लीट करता है। गाय की अगर बात करें तो गाय 20 से 25 साल में अपना जीवन अवधि कंप्लीट कर लेती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तोता। तो तोता का यहाँ पे लिखा हुआ है 140 वर्ष में वह अपनी जीवन अवधि कंप्लीट कर लेता है। अब आप देख सकते हैं कि कौवा और तोता जो दिखने में लगभग समान है, उनका आकार एकदम सिमिलर सा लगता है, लेकिन उनकी जीवन अवधि में 8 गुना तक अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जीवन अवधि जो है वो साइज से, आकार से निर्धारित नहीं होती है। क्लियर। इसके बाद देखें मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, वो 60 वर्ष जिंदा रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद घोड़ा, तो घोड़े का जीवन काल होता है 60 साल।
तो घोड़ा जो है वो 60 साल के आसपास ज़िंदा रहता है। और अब हम बात करें फल मक्खी की, यानी कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई जिसे हम बोलते हैं। ये जनरली आपको जो फल की जो दुकानें होती है, सब्जी फल की जो स्टोर्स होते हैं, उन पे मिल सकती है। काफ़ी छोटी होती है और फलों के आसपास जनरली पाई जाती है। और ये जो है वो अपना जीवन काल 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेती है। तो ड्रोसोफिला की बात करें तो बहुत कम समय में अपना जीवन काल कंप्लीट कर लेती है, इन 2 वीक्स। तो इसके बारे में हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। हमारे एक साइंटिस्ट है मॉर्गन, उन्होंने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। आगे हम लोग देखें धान। तो धान का जो पौधा होता है वो 3 से 4 महीने में, 3 to 4 मंथ में अपना पूरा जो जीवन काल है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। कछुआ कछुआ जो है वो 100 से 150 साल तक ज़िंदा रहता है, इसके बारे में यहाँ लिखा है। और यहाँ पे लास्ट बात करें बरगद यानी कि बनियान ट्री, तो ये बहुत काफ़ी समय में अपना जीवन स्पान कंप्लीट करता है, 200 से 300 साल। ठीक है। तो जो बरगद का पेड़ है वो 200 से 300 साल पुराना भी पाया जाता है। आगे हम लोग चैप्टर की रीडिंग करते हैं। तो जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। तो जीवों में जनन क्या है? एक ऐसा वैज्ञानिक प्रक्रम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक जीव एक जो प्राणी है वो अपने समान छोटा और बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला नई संतति, नई प्राणी को जन्म देता है। तो उस प्रोसेस को कहा गया जनन। तो जनन के अंदर क्या होता है कि हम अपने जैसा, यानी कि मनुष्य का जो संतान होगी मनुष्य की, वह मनुष्य होगी। हाथी को जन्म देगा, और हम कह सकते हैं कि आम का पेड़ ही उगाएगा। तो इस प्रकार की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कहलाती है जनन। तो जनन में क्या होता है कि हम अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। क्लियर? संतति में वृद्धि, परिपक्वता और उसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। यानी कि क्या हुआ कि हमने संतति उत्पन्न करी, अब वो संतति वृद्धि करेगी, यानी कि उसमें ग्रोथ होगी, वह बढ़ेगी, और ग्रोथ होने के बाद उसके अंदर परिपक्वता आएगी, वो मैच्योर होगी और फिर वह नई संतति को जन्म देगी। तो आगे भी वही प्रोसेस चलता रहेगा कि उसके अंदर नई संतति उत्पन्न होगी। तो हुआ क्या कि पेरेंट्स थे, उन्होंने अपनी संतान उत्पन्न करी और संतान फिर आगे उसने ग्रोथ करी, वो बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उसके अंदर मैच्योरेशन हुआ, यानी कि वह परिपक्व हुई। फिर वह परिपक्व होने के बाद अपनी जो नई संतान है उसको जन्म देगी। क्लियर? आगे हम लोग देखें इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जो जनन है वह क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो निरंतरता बनी हुई है लगातार, वह सिर्फ और सिर्फ जनन के कारण है। क्लियर? आप अध्याय 5 में आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। तो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर आगे चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधताएं जो होती है, वेरिएशंस जो आते हैं हमारे अंदर, विभिन्न रूप पैदा होते हैं, वो किस कारण होते हैं और कैसे वंशागत होते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जैव वैज्ञानिक संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने और संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। अब इतने सारे जीव है संसार में, इतनी सारी प्रजातियां हैं, तो उनके अंदर, सबके अंदर समान प्रकार से तो जनन नहीं हो सकता। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने वातावरण से, अनुकूल परिस्थितियों से जनन की प्रक्रिया को विकसित किया है। तो जीव किस प्रकार से जनन करता है, यह उनके
वास यानी कि उनका रहने का स्थान, आवास जिसे हम बोलते हैं, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया, उसके अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं, उसके अंदर का जितना भी उपापचय है, उसकी कोशिकाएं हैं, तो उन सभी से भी यह निर्धारित होता है। ठीक है। अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनन को प्रभावित करती है। उसमें बेसिकली हम देखें, आवास है, उनकी शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं, उनके चारों ओर का वातावरण है, तो ये सब उनकी सामूहिक क्रियाएं हैं जो उत्तरदायी हैं। ठीक है। अब जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो के जीव की भागीदारी पर निर्भर करती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अब अगर हम जनन को बांटें, मतलब उसके प्रकारों को देखें, तो नॉर्मली जनन दो प्रकार का होता है, और सामान्य रूप से जनन के दो प्रकारों में पहला प्रकार है अलैंगिक जनन, दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि जिस प्रकार के जनन में एक ही जनक भाग ले रहा हो, ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार के जनन में एक ही जनक भाग ले रहा हो, और जिस प्रकार के जनन में एक से अधिक यानी कि दो जीव जो है वो भाग ले रहे हों, अगर एक ही जनक के द्वारा जनन होता है तो वह जनन अलग प्रकार का है, और अगर दो जीवों के द्वारा जनन होता है तो वह अलग प्रकार का है। तो ये एक मोटा रूप हो गया जनन को बांटने का। अब आप देखते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो वह है अलैंगिक जनन। अब यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया कि अगर एकल जनक द्वारा हो और युग्मक निर्माण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, तो वह जो जनन है वो है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा यहाँ से स्पष्ट है कि एकल जनक द्वारा संतति का निर्माण होना, उसके अंदर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया हो भी सकती है अथवा अनुपस्थित भी हो सकती है। क्लियर। अब अगर हम दूसरे प्रकार की तरफ चलें तो वो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है कि जब दो जनक, मतलब कि जब अलैंगिक जनन की थी बात तो उसमें एक जनक आया था, अब अगर लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें आ रहे हैं दो जनक। तो जो दो जनक विपरीत लिंग वाले, यानी कि उनमें से एक होगा मेल, एक होगी फीमेल, तो जब विपरीत लिंग वाले दो जनक आपस में जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि इसके अंदर दो जनक भाग लेंगे और नर तथा मादा युग्मकों में युग्मन होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। अब अगर लैंगिक जनन को देखें तो इसके अंदर युग्मक का निर्माण होना मस्ट है, यानी कि युग्मक निर्माण होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर युग्मक निर्माण नहीं होगा तो वह लैंगिक जनन नहीं कहलाएगा। लेकिन युग्मक निर्माण तो अलैंगिक जनन में भी हो रहा था, तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे देखें कि अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक निर्माण हो सकता है, परंतु अलैंगिक जनन के अंदर युग्मकों में कभी भी संलयन नहीं होगा, माने कि युग्मक आपस में कभी भी फ्यूज़ नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। लेकिन लैंगिक जनन की एक खासियत है कि लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों में युग्मन अवश्य होता है। तो हम लोग अलैंगिक और लैंगिक जनन के अंदर ये डिफरेंस समझ गए कि अलैंगिक जनन सिंगल पेरेंट एकल जनक के द्वारा, लैंगिक जनन दो पेरेंट दो जनकों के द्वारा। लैंगिक जनन के अंदर बात करें तो युग्मक का निर्माण भी होता है और फ्यूज़न भी होता है। वहीं अलैंगिक जनन की बात करें तो युग्मक का निर्माण हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है अलैंगिक जनन। अब इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, हमें पहले ही पता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से भी एकदम समान या भिन्न होती है?
आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। तो अब इसे देखें कि जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर उत्पन्न होने वाली संतति नहीं केवल अपने जनक से ही मिलेगी, बल्कि वह अपने जो साथ में कह सकते हैं कि उसके जैसी जो संतति और उत्पन्न हुई है उनसे भी वह समानता रखेगी। मतलब कि किसी जनक ने 2 संतति उत्पन्न की तो वह दोनों आपस में समान होंगी और वह अपने जनक के भी एकदम समान होंगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि आकारिकी और आनुवंशिक रूप से, मतलब कि दिखने में समान और आनुवंशिक में समान, उनका जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ है जिनके बारे में आगे के जो अध्याय हैं उनमें अच्छे से समझेंगे, पर जो डीएनए आरएनए होते हैं वो बिल्कुल समान है। तो इस प्रकार के जो समान जीव हैं उनके लिए एक शब्द देते हैं क्लोन। तो क्लोन एक तरीके से फोटोकॉपी है कि बिल्कुल एक जैसे जीव हैं दिखने में और आनुवंशिक रूप से। ठीक है, आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव प्रोटिस्टा मोनेरा में जनन कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल्स देखें कि अलैंगिक जनन जो है वो कितने तरीके का है। हमने जनन पढ़ा कि जनन 2 प्रकार हैं, अलैंगिक और लैंगिक, लेकिन अलैंगिक जनन है उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, वो कितने प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अलैंगिक जनन होता है एकल जीव के द्वारा, पादप और जीवों में, यानी कि जीवों की बात करें तो उसमें साधारण जीवों में ये पाया जाता है। जो हमारे आद्य जीव होते हैं, लोअर कैटेगरी के जो जीव होते हैं उनके अंदर। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव में जनन कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीव को जन्म दे देती है। हमने पहले बात की थी कि जो छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर उनकी खुद की सेल, जनक की सेल 2 भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग नए भाग को जन्म दे देता है, नए जीव को जन्म दे देता है। तो इसीलिए तो वह अमर था। क्लियर। इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। इनमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो माइटोसिस करती है, यानी कि समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन से उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह द्विगुणित अवस्था में ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो उनका जो गुणसूत्र है वह आधा आधा बटेगा, तो वह जो जीव है वह समान संतति प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वह समसूत्री विभाजन करते हैं, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को एज इट इज़ ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे के ऐसे अपनी नेक्स्ट पीढ़ी में भेजते हैं, तो उससे क्या होगा कि वह अपने समान संतति उत्पन्न कर पाएंगे, उनके जैसे क्लोन वह प्राप्त करेंगे। क्लियर। इसीलिए उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन देखा जाता है। अब जो बहुत से एकल कोशिकीय जीव हैं वे द्विखंडन द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि कर जाता है। तो क्या होता है कि एग्जाम्पल है यहाँ पर अमीबा और पैरामीशियम। तो उनके अंदर एक प्रोसेस देखा गया जिसे नाम दिया गया द्विखंडन। द्विखंडन की प्रोसेस में क्या होता है कि एक जीव है वह अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसके लिए उसके अंदर जो भी पदार्थ है वह 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और वह दोनों भाग फिर एक अलग नए जीव को जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार एक जीव से 2 जीव बन गए और इस प्रक्रिया का नाम पड़ा द्विखंडन। तो ये जो पाया जाता है वो होता है अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। यहाँ पर एनसीईआरटी डायग्राम भी देती है, इसके अंदर अमीबा में दिखाया गया है। तो अमीबा जो है, अमीबा एक सेल है यूनिसेलुलर, फिर उसके अंदर एक यहाँ पर एक केंद्रक है। अब इस केंद्रक का
बाद में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ तो ये बड़ी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये केंद्रक ऐसे 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने के बाद जो सेल है उसका मतलब थोड़ा साइज है वो लंबा सा होता गया। फिर अब ये जो केंद्रक है ये 2 भागों में बटकर अपना अपना साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके अलग अलग सेल सा बन गया। अब बीच में से ये फिर ब्रेक हो गया और 2 अलग अलग जीव बन गए। तो इस प्रकार एक जीव से 2 नए जीव बन गए और पुत्री कोशिकाएं बन गई। तो यह जो जनन है वह द्विखंडन है। तो एक जीव से इस प्रकार से 2 अलग अलग जीवों का बनना द्विखंडन है, जो कि अमीबा और पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। क्लियर हुआ? इसके आगे हम देखें कि ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जो प्रारंभ में तो जनन कोशिका से जुड़ी रहती है, लेकिन बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है कि ऐसे 2 समान कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, मतलब 2 समान भागों में कोशिका का डिवाइडेशन नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट की कोशिकाएं है, एक कोशिकीय जीव है ईस्ट, उसके अंदर एक अलग सी वृद्धि हो गई कोशिका के ऊपर ही। आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, एनसीईआरटी ने हमें दिया हुआ है। तो ईस्ट की जैसे यहाँ पर एक जनन कोशिकाएं हैं, अब इस जनन कोशिका के ऊपर एक अतिरिक्त सी वृद्धि हो गई, जो क्या होती है कि इसी के साइटोप्लाज्म को लेकर एक थोड़ा सा पार्ट फूल जाता है, अलग से निकल जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में आप देखें कि एक अलग सी वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद वह वृद्धि ग्रोथ करती है, मतलब कि वह अलग से जो छोटा सा पार्ट है वह थोड़ा बड़ा होने लगता है, लार्ज होने लगता है। फिर उसे हम लोग नाम देते हैं कलिका, बड। तो जो वो बड है, कलिका है, वह फिर क्या करती है, उस पार्ट से अलग हो जाती है और अपना एक नया ईस्ट बना लेती है। तो यहाँ पर भी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई, लेकिन यहाँ पर 2 भागों में विभाजित होकर नहीं बनी है। यहाँ पर एक अलग से अतिरिक्त वृद्धि हुई, एक बड बनी और वह बड जो है वो अलग होकर नए जीव का निर्माण कर ली। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है बडिंग, क्योंकि बड से बनी है इसलिए बडिंग यानी कि मुकुलन। तो ईस्ट में मुकुलन इस प्रकार से होता है, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? आगे हम लोग देखें तो विषम परिस्थितियों में अमीबा जो है वो अपने पादाव संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे कहते हैं पुटी या सिस्ट। इस परिघटना को कहते हैं पुटी भवन। अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर वह पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा तथा बीजाणु अमीबा यानी कि स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो है वो उत्पन्न करता है। पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं। इसमें अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं बीजाणु जनन। तो अब हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन के बारे में। तो क्या होता है, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जब उसके आसपास की कंडीशंस, उसकी स्थितियां सही नहीं होती, यानी कि जनन के लिए जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, तो उस कंडीशन में वह क्या करता है, अपने चारों ओर, जैसे कि एक अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है कि अपने चारों ओर एक 3 लेयर, ट्रिपल लेयर का आवरण बना लेता है। अब वो ट्रिपल लेयर का आवरण है उसे विषम परिस्थितियों से बचाता है, तो इस दौरान वह जनन नहीं करता। तो अमीबा जो है वह अपने अंदर ऐसे बहुत सारे डिवाइडेशन कर लेता है, बहुखंडन कर लेता है। तो बहुखंडन की प्रक्रिया के स्वरूप बहुत सारे अमीबा का निर्माण होता है, परंतु वह इसी वॉल के अंदर रहते हैं, इसी लेयर के अंदर रहते हैं। अब जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होगी, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां होगी, तो ये जो वॉल है ये डैमेज हो जाएगी और फिर इससे जो ये अमीबा है ये बाहर आएगा। तो अमीबा जो बहुखंडित है फिर वह अपने इन खंडों को अलग से नए जीव में रूपांतरित कर देगा।
तो क्या हुआ कि अमीबा के जितने भी खंड थे उन्होंने एक नए नए अमीबा का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार का जो जनन है उसे कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है। और इसके अंदर अनेक सूक्ष्म अमीबा या बीजाणु अभिमाव उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर। तो समझ में आया कि बीजाणु जनन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पोर्स है, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कॉनिडिया, पेनिसिलियम, कलिका हाइड्रा तथा जैम्यूल स्पंज होते हैं। अब हम अगर थोड़ा और आगे बढ़ें, अभी तक तो हम मोनेरा, प्रोटिस्टा इन जीवों की बात कर रहे थे, अब फंजाई की बात करें तो फंजाई जो होते हैं वो एक अलग जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं और वह संरचनाएं क्या होती है, बीजाणु स्पोर्स होते हैं। तो सामान्य अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं जो कि चलनशील होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। तो ऐसे स्पोर्स जो होते हैं उनके द्वारा इनमें जनन होता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है फर्स्ट नंबर पे। तो आप लोग देखें क्लेमाइडोमोनाज के अंदर ये चल बीजाणु है। तो क्लेमाइडोमोनाज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर यहाँ पर स्पोर्स हैं वो निकल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर स्पोर्स से जनन होता है, अलग अलग स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं और ये प्रत्येक स्पोर एक नए क्लेमाइडोमोनाज का निर्माण कर देगा। तो स्पोर्स के द्वारा यहाँ पे जनन हो रहा है। यहाँ पर इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो पेनिसिलियम है उसके अंदर कोनिडिया बीजाणु का निर्माण होता है। होता कैसे है कि जो पेनिसिलियम है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ये गोले जैसे बन रहे हैं, ये कोनिडिया हैं। अब ये कोनिडिया इस प्लांट से इस ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएंगे और फिर कॉनिडिया जो है वो हर कॉनिडिया एक नए पेनिसिलियम का निर्माण कर देगा। तो पेनिसिलियम में कॉनिडिया और क्लेमाइडोमोनाज के अंदर बीजाणु अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पोर्स पाए जाते हैं। ये इनकी जनन संरचनाएं हैं। ऐसे ही हम बात करें जैम्यूल, तो जैम्यूल क्या होती है, ये पाई जाती है स्पंज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कंटिकाएं सी होती है जो कि कैल्शियम की बनी होती है। तो ये इस प्रकार से एक जो स्पंज होता है, बाथ स्पंज जिसको बोलते हैं, तो उसमें जनन कराती है। अब ये जो स्पंज है वो नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। तो ये जैम्यूल जो है वो पाया जाता है स्पंज के अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के बेसिस से देखें और बोर्ड्स के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे हम लोग अलग प्रकार के जनन की बात करेंगे। तो अब हम देखें कि कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य सुना होगा। और आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? तो कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब ये क्या होता है? तो कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कि अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। इसीलिए कायिक जनन के अंदर उत्पन्न होने वाली संतति के लिए भी हम लोग क्लोन शब्द का यूज़ करते हैं। तो जो क्लोन है कायिक जनन से भी प्राप्त होते हैं। अब क्या क्या होता है कायिक जनन में, कौन कौन सी प्रोसेस है, इसके बारे में रीड करते हैं। तो जंतुओं अथवा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल कहलाती है, जो कि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। पहले ही बात हुई थी कि कायिक जनन अलैंगिक जनन ही है। तो
जो कायिक जनन है उसकी इकाई के अंदर बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपरी भूस्तरीय है, प्रकंद है, सकरकंद है, बल्ब है, भूस्तरीय है। तो ये जो इस प्रकार के टाइप्स हैं, कायिक जनन के प्रकार हैं ये, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। और आप लोगों को इन पर अगर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे। क्लियर? तो कायिक प्रवर्ध जो है उन संरचनाओं से इनका निर्माण होता है, और इन संरचनाओं के निर्माण में भी दो जनक भाग नहीं लेते, यानी कि ये भी एकल जनक के द्वारा होती है, सिंगल पेरेंट के द्वारा, इसीलिए यह भी एक अलैंगिक जनन है। तो क्या होता है कि कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाए तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित होता है जो संतति उत्पत्ति में सक्षम है, जैसे कि हाइड्रा। तो यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हाइड्रा होता है उसके अंदर एक अलग से भाग विकसित हो जाता है, जैसे कि ईस्ट में हो रहा था। तो इसी तरह यहाँ पर हाइड्रा के अंदर भी एक अलग से भाग उत्पन्न हो जाता है और वह वृद्धि करके नई संतति उत्पन्न कर लेता है, उसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो कुछ जीवों के शरीर में यदि शरीर का टुकड़ा उस टुकड़े से विभक्त हो जाए और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि कर लें और संतति उत्पन्न कर दें, जैसे कि हाइड्रा, तो उसके अंदर पुनर्भवन की संभावना होती है, यानी कि दोबारा से निर्माण होना। इसीलिए इस प्रक्रिया को नाम दिया गया पुनरुद्भवन। तो हाइड्रा में रीजनरेशन पावर होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। जैसे कि हम छिपकली में भी देख सकते हैं कि छिपकली के अंदर पूँछ कट जाने पर उसमें दोबारा से नई पूँछ उत्पन्न हो जाती है। कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है ये। ठीक है, तो पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें पाई जाती है। और इसका एक और अच्छा उदाहरण है प्लेनेरिया, जो कि हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप के अंदर पाया जाता है। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और हाइड्रा के अंदर एक अलग से कलिका उत्पन्न हो जाती है और वह नई संतति को, नए हाइड्रा को निर्माण कर देती है। ठीक है, आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हायसिंथ और बंगाल के आतंक के बारे में सुना होगा। सुना है क्या भाई? टेरर ऑफ बंगाल। तो ये क्या हुआ था कि एक प्लांट था जिसने बंगाल की नदियों को पूरी तरीके से कवर कर दिया था, उसके पानी का अवरुद्ध कर दिया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हायसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। अब जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती है। तो जो वाटर हायसिंथ नाम का एक प्लांट है जिसको हमने नाम दिया है आइकॉर्निया। तो आइकॉर्निया पादप, उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की जो भी नदियाँ थी उनका जो पानी है वो अवरुद्ध हो गया। और ये क्या है? ये एक वीड है, खरपतवार है, जो कि वृद्धि करती है रुके हुए जल में। तो रुके हुए जल में इसने इतनी वृद्धि की। अब ये जो प्लांट है इसकी खासियत है ये ऑक्सीजन को खींचता है। तो ऑक्सीजन खींचने के कारण क्या हुआ कि जो भी वाटर बॉडीज़ थी, जो भी जलीय जीव थे, वह उनके जीवन को खतरा पैदा हुआ। तो मछलियाँ जो है वो मरने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियाँ मरेगी। तो इससे जो यहाँ पर विपत्ति उत्पन्न हुई, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे भाई। तो आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ। अब ये प्लांट जो है वो भारत में भी आ गया। तो भारत में क्यों आया? क्योंकि बहुत ही सुंदर सा पौधा है, बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, और इसकी जो पत्तियां हैं, पुष्प है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, इसीलिए ये भारत में आया। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से करता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है, जिससे इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके अंदर जो जनन है वो होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा बहुत कम समय में नई संततियाँ उत्पन्न की जा सकती है। इसीलिए इस प्लांट्स के अंदर जो कि कायिक जनन करता है
बहुत कम समय में पूरा जो जलाशय है उसको कवर कर लेता है, सब उस पर ये पूरी तरीके से अपनी परत बना लेता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है और इससे जो छुटकारा है वो जल्दी से नहीं मिलता। क्लियर? तो ये विपत्ति का एक कारण है। अब तो क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार होती है? भाई हम जानते हैं कि आलू, गन्ना कैसे उगता है और ये कौन सा पार्ट होता है अपने पौधे का। हमें वास्तविकता में बहुत चीज़ों के बारे में नहीं पता है। हम लोग सबको जो भी खाने वाली चीज़ होती है उसे हम लोग फ्रूट समझते हैं, फल समझते हैं और खा लेते हैं, लेकिन अलग अलग पौधे के जो पार्ट होते हैं उनसे ये बनते हैं। तो क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका से और केले और अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? तो अगर आलू तो सबके घर में होता है, तो आलू पे तो सबने देखा होगा कि थोड़े दिन जब आलू रखा रहता है तो उसके ऊपर एक छोटे से ऐसे अलग से बर्ड लाइक ऐसे छोटे छोटे हरे हरे ग्रीन कलर के एक छोटे छोटे, मैं कहूँ कि प्रवर्ध से उगने लग जाते हैं, और वो उनको हम बोलते हैं आँख, आलू की आँख। तो आप लोग देखें कि आलू के अंदर कंद पाया जाता है, यानी कि ट्यूबर पाया जाता है, जो कि आँखों की जो अंकुरणशील आँख कलिका होती है, यानी कि आलू के अंदर छोटी छोटी जो वो कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण उसमें कायिक जनन होता है। अब हम इसे अगर ऐसे देखें कि किस प्रकार का जनन है, तो हम लोग इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना। अब इसके अंदर 3 प्रकार आते हैं, जो हमने पहले बात की थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम देख रहे हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना, इसमें 3 प्रकार हैं, जिनमें से पहला है यहाँ पर ट्यूबर, दूसरा है राइजोम, तीसरा है बल्ब। तो ट्यूबर यानी कि कंद, राइजोम यानी कि प्रकंद, और बल्ब को हम लोग बल्ब ही कहते हैं। तो अगर हम कंद की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है आलू, ठीक है, पोटैटो। तो इसके अंदर बड्स पाई जाती है, कलिकाएँ पाई जाती है, जिसे हम लोग आँख के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें प्रकंद यानी कि राइजोम की, तो राइजोम जो है वो पाया जाता है हमारे अदरक। हाँ, तो जो अदरक है हमारे, उसके अंदर पाया जाता है राइजोम यानी कि प्रकंद। तो जिंजर के अंदर क्या होता है कि स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, उसके अंदर छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स जिंजर के अंदर मिलते हैं, और इसके अंदर जो प्रकार है वो है प्रकंद यानी कि राइजोम। ये आपको याद रखने हैं। फिर आप आगे हम देखें बल्ब। तो बल्ब का जो उदाहरण है वो है अनियन यानी कि प्याज और लहसुन। तो गार्लिक और अनियन, प्याज और लहसुन है, इसके अंदर बल्ब पाई जाती है। इसके अंदर ऐसी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बल्ब, ठीक है। और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा होगा। तो अदरक का जो प्रकंद होता है उससे छोटे छोटे पादप, जड़ें इस तरीके से निकलती है, और फिर वह नए अदरक में रूपांतरित हो सकती है। अगर हम उसे आलू को जैसे हम लोग मिट्टी में डाल दें तो फिर वह नया आलू का पौधा निर्माण कर देगा। क्लियर है? आप सभी को आपने किया भी होगा। तो जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में विकसित होने वाले पादपों प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित प्रवर्ध संधियों से उत्पन्न होती है। जब यह पर्व संधियाँ नमीयुक्त मृदा तथा जल के संपर्क में आती है तो इनके मूल रूट्स नए पादप में उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स उत्पन्न हो रहे हैं, ये पर्व संधियाँ और जो नोड्स हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम इन्हें ऐसे हवा वायु के संपर्क में ज़मीन में डाल दें या फिर इसे उगने के लिए छोड़ दें तो इसमें से नया प्लांट्स उग जाएगा। क्लियर? आपने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। आलू का पौधा तो सबने ही देखा है कि आलू में से छोटा सा एक प्रवर्ध उगने लग जाता है, आँख जिसे हम बोलते हैं, और वह कली का बड़ी होती चल जाती है।
और अगर हम इसमें आगे बात करें, जैसे कि हमने बोला था कि अंडरग्राउंड स्टेम एक टाइप है, उसके अलावा इसमें होता है एक एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के अंदर क्या होता है कि जो पौधा है, जो प्लांट है, वह ज़मीन के ऊपर रहता है। अंडरग्राउंड में वह जो पार्ट है वो नीचे था, लेकिन एरियल के अंदर वायवीय तना जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर वह प्लांट ऊपर रहता है ज़मीन से। और इसका एग्जाम्पल है शुगर कैन, गन्ना। तो गन्ने के अंदर पाया जाता है एरियल स्टेम। क्लियर, याद रखिए। और इसमें एक नेक्स्ट पार्ट है सब एरियल, यानी कि आधा ऊपर और आधा नीचे। इसके अंदर एग्जाम्पल इसके जो टाइप्स हैं उसके अंदर एक है ऑफसेट, एक है शकर, एक है रनर। अब इनके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो जो सब एरियल है उसके अंदर ऑफसेट के बात करें तो ऑफसेट का एग्जाम्पल है आइकॉर्निया, जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में। तो आइकॉर्निया, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था, उसके अंदर ऑफसेट कंडीशन पाई जाती है, जो कि सब एरियल का एग्जाम्पल है। शकर और रनर। अब अगर हम शकर की बात करें, हमारे ऊपर भी ये लिखा हुआ आया था। तो आगे देखें शकर, तो शकर का एग्जाम्पल आता है बनाना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा रनर। तो रनर की बात करें, इसका एग्जाम्पल है ग्रास, यानी कि घास। घास के अंदर रनर पाया जाता है। बनाना के अंदर शकर, और आइकॉर्निया जो है हमारा, उसके अंदर ऑफसेट पाया जाता है। क्लियर, ये सब एग्जाम्पल हैं सब एरियल स्टेम के। इसके अलावा एक और होता है, वो है बुलबिल, जिसे हम लोग एग्जाम्पल की तरह देखें तो उसमें एगेव पाया जाता है। तो एगेव के अंदर बल्बिल कंडीशन होती है, जबकि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा बल्ब। तो बल्ब जो है वो लहसुन और प्याज में पाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बल्ब जो है वो लहसुन और प्याज में है, वहीं जो बल्बिल है वो अगेव में पाई जाती है। क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है कि बल्बिल में एक ऐसे प्लांट है, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से राउंड शेप में फ्लैशी बर्ड लगे होते हैं, और वह फिर अलग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गिर जाते हैं प्लांट से, और नए प्लांट को उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है। बल्बिल कंडीशन जो कि अगेव में पाई जाती है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से पत्थर चट्टा, यानी कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म, जिसमें कि पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों में जो किनारे होते हैं वो कटे हुए होते हैं, और उसके अंदर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, और फिर वह नई कलिकाओं में ट्रांसफ़र हो जाती है और एक नए ब्रायोफिल्म की पत्ती का निर्माण कर देती है। क्लियर। और इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इनका माली लोग, किसान लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैमाने पर बड़ी संख्या में हम लोग नए प्लांट्स को प्राप्त कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े हैं उनके डायग्राम देखना चाहें तो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखें। आलू, तो आलू में यहाँ पर एक बर्ड्स दिखाई हुई है, जो कि आँखें हैं आलू की, अंकुरणशील आँख कलिका। तो ये जो बर्ड्स होती है, इनके द्वारा आलू में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो पूरा होता है। और आलू के अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें कंद प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, ट्यूबर। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम दिखाया हुआ है अदरक। तो अदरक के अंदर पाया जाता है प्रकंद, और प्रकंद से क्या होता है, इसमें पर्व संध्या, यानी बताया था हमने पहले ही कि नोड और इंटरनोड होते हैं, और फिर उन पे कलिकाएं लगी होती है। और इस अदरक में क्या होता है कि छोटी छोटी ऐसे अपस्थानिक जड़ें आ जाती है। अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं कि उस प्रकार की जड़ें जो स्टेम के नीचे वाले भाग से उत्पन्न ना होकर किसी भी अन्य जगह से उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस स्टेम में कहीं और से उत्पन्न हो रही है, तो उसे हमने नाम दिया अपस्थानिक मूल, जिसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें हैं। अब ये अदरक को अगर हम ज़मीन में डाल देंगे, इसको हवा पानी के संपर्क में रखेंगे, तो ये जो जड़ें हैं ये ग्रोथ करेगी और नए अदरक को उत्पन्न कर देगी, यानी कि अदरक का प्लांट बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसमें एग्जाम्पल में देखें तो तीसरा है यहाँ पे अगेव का बुलविल। तो बुलविल जो है हमने पहले देखा था कि अगेव में पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे कलिकाएँ होती है और फिर वो नई कलिका में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रायोफिलम की पत्ती का डायग्राम। तो ब्रायोफिलम में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। हमने बहुत पहले से ये पढ़ रखा है पुरानी क्लासों में। तो ब्रायोफिलम पे ये अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और फिर इससे नए ब्रायोफिलम का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे है भूस्तारिका ऑफसेट, जो कि जल हाइसिंथ की दी हुई है। हमने पहले ही पढ़ा है टेरर ऑफ बंगाल, तो जो बंगाल का आतंक है उसे आप देख सकते हैं। ये भूस्तारिका है ऑफसेट। ये क्या करती है कि इस प्रकार से दो ऑफसेट्स के बीच में से लिंक रहता है, इसे हम बोलते हैं भूस्तारिका। ठीक है, और इससे फिर ये ऐसे एक बनेगी, फिर उसके बाद दूसरी जो है वो एक ऐसी इस तरीके से संरचना निकाल देगी, फिर दूसरी बन जाएगी और वह अपने आगे इस तरीके से संरचना निकाल देगी। तो ऐसे करते हुए ये बढ़ती जाती है और बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर लेती है। इसीलिए इससे जो जलाशय है वो पूरे कवर हो जाते हैं। क्लियर है। और ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाती है, मछलियाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखें चैप्टर में अलैंगिक जनन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। जैसे कि शैवाल और फंजाई में ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रखने में सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां अलैंगिक और लैंगिक जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। तो अलैंगिक जनन जो है वो छोटे जीवों के लिए अगर बात करें, साधारण जीवों के लिए जो हमारे आद्य जीव होते हैं उनके अंदर सामान्य है। तो उनके अंदर जब डेवलपमेंट नहीं हुआ तो लैंगिक जनन विकसित नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने अपनी संतति अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। अब शैवाल और फंजाई में प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। अब क्या हुआ कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं हुई, प्रजातियों को आगे संतति पैदा करने में दिक्कत आने लगी और जैसे जैसे जीव विकसित हुए तो लैंगिक जनन का विकास होता गया। और लैंगिक जनन क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संभव हो पाता है। अब वो कैसे होता है इसके बारे में हम लैंगिक जनन के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो लैंगिक जनन संपन्न क्यों है इतना, और उच्च श्रेणी के पादपों जो होते हैं उनके अंदर दोनों ही विधियां पाई जाती है कईयों में, जैसे कि अलैंगिक और लैंगिक दोनों का एक साथ पाया जाना। ठीक है, और कुछ जो जंतु होते हैं अधिकांश ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल लैंगिक जनन के द्वारा ही जनन होता है। तो अब तक हमने यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लैंगिक जनन के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने के लिए। क्लियर है। थैंक यू।